हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जो रीट आपका हुआ था 2022 में, उसमें जो सीडीपी के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। स्पेशली लेवल 1 जो हुआ था पेपर, उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं वह उसी के आधार पर बनता है जैसा पिछली बार आया था प्रश्न। तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार जो है कि रीट में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से सभी को तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों जो आपका आया था वो यह था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से आपको बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन दिया गया है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। तो यह देखिए दोस्तों, शुरू में ही पढ़ने में लग रहा है कि यह प्रश्न गलत दिया गया है, यह ऑप्शन गलत है। चलिए फिर भी आगे वाला ऑप्शन भी देखते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक से अधिक वाले भी ऑप्शन हैं। तो इसलिए देखते हैं। अगला है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जो बच्चा होता है वह एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। तो यह तो बात सही है, तो यह नहीं गलत है। अगला है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरी को प्रभावित करने की संभावना होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। तो यह भी बात सही है। अगला है, विकास का अनुक्रमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जो विकास होता है यह आपका क्या है, एक अनुक्रमिक प्रक्रिया होती है। तो यह भी बात सही है। तो दोस्तों पहला वाला ही ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा वह डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी वाले में दिया गया है केवल ए, तो यही सही आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका था कि तब होता है या होती है या जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो यह क्या चीज़ होता है, वृद्धि होती है या शारीरिक बदलाव होता है, विकास होता है या मानसिक परिवर्तन होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा वह होगा विकास। जी हाँ दोस्तों, विकास आपका तभी होगा जब जो है कि परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होगा, उसी को विकास हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर विकास भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि बचपन की विशेषता नहीं है। प्राक टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु या खिलौना आयु। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो बचपन की आपकी विशेषता की अगर हम बात करें तो बचपन की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, जैसे अनुकरणीय अवस्था भी होती है, उसके अलावा खेलने की अवस्था भी होती है, प्राक टोली अवस्था भी होती है, जिज्ञासा की अवस्था भी होती है, और कल्पना में खोए रहने की भी अवस्था होती है, और सीखने की क्षमता की आवश्यकता होती है, और उत्साहित अवस्था भी होती है, रचनात्मक अवस्था भी होती है। तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वह आपका जो है कि इसमें बचपन की विशेषता तो सभी हो जाएगा। प्राकटोली की अवस्था, अनुकरणीय, सवाल करने की आयु, खिलौना आयु, सभी हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो विकल्प माना गया था सभी को जो है कि 1 नंबर मिला था। तो इसलिए इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि प्रकृति और पोषण विवाद किससे संबंधित हैं। आनुवंशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, कि वातावरण एवं पालन पोषण से। तो देखिए अगर हम बात करें तो प्रकृति एवं पोषण विवाद जो संबंधित हैं, यह आपका संबंधित जो है वह आनुवंशिकी एवं वातावरण से है। जी हाँ दोस्तों, आनुवंशिकी और वातावरण से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो सामान्य बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। वहीं पर जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 होती है। कितना होती है? तो टर्मन के अनुसार बात करें तो उस प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वह 140 से अधिक होती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि। तो देखिए, यह व्यक्तिगत विभिन्नता से प्रश्न आपका आ गया कि स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए। कि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु या छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु या जो है कि छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए या समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि हमको स्कूलों में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि बालक को सीखने में जो है कि समझने के लिए, छात्र को सीखने में कि वह समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, यह चीज़ हमको जानना है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है और उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। तो यहाँ पर आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र लगाना है और वहाँ से आपको मानसिक आयु पता चल जाएगी। बुद्धि लब्धि बराबर आपका क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि बराबर आपका होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि आपकी 75 दी गई है और यहाँ पर जो है कि हम मानसिक आयु को x मान लेते हैं और उसके बाद आपकी वास्तविक आयु 16 वर्ष दी गई है और यहाँ पे गुणे 100 कर लीजिए। उसके बाद जब इसको दोस्तों काटेंगे तो 25 तियाँ या 75 हो जाएगा और 25 चौक को 100 हो जाएगा और 4 से यह कट जाएगा, 4 चौक को 16 हो जाएगा। तो उसके बाद कितना बचा? 4 का गुणा 3 में हो जाएगा। तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आपका 12 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो मानसिक आयु है वह 12 वर्ष आ जाएगी। तो यहाँ से डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। 1 नंबर का प्रश्न आपका जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो बुद्धि लब्धि बराबर होता है वह मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योजनाओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, गिलफर्ट ने कि थॉमसन ने? तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह जो सिद्धांत देने वाले आपके मनोवैज्ञानिक थे वह आपके जो थे वह थॉमसन साहब थे। जी हाँ दोस्तों, थॉमसन साहब ने ही कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योजनाओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त जो है मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है और यह सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या कथानक संप्रत्यय परीक्षण। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका है वह है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो देखिए, अगर हम बात करें सृजनात्मकता की तो सृजनात्मकता जो आपकी संबंधित होती है वह किससे संबंधित होती है? तो यह आपकी अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। जी हाँ दोस्तों, सृजनात्मकता आपकी अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि समायोजन को बढ़ावा देती है तीव्र चिंता या अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच
या बीमारी का डर या विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह विक्षिप्त भय और चिंता से जो मुक्ति है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो प्रतिभाशाली बालक के जो लक्षण होते हैं वह आपके क्या होते हैं, वह आपको मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है कि अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता या अति सक्रियता। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रतिभाशाली बालक का जो लक्षण होता है वह आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो वह आपका यहाँ पर पहला भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह भी अभिव्यक्ति में नव्यता भी हो जाएगा। और जो दूसरा इसमें सही है वह वार्तालाप क्या हो जाएगा, तो वह आपका जो है वह है जिज्ञासा। जी हाँ दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक में अभिव्यक्ति में भी नव्यता होती है और जिज्ञासा भी उसमें बनी रहती है। साथ ही में उसमें जो है कि उच्च तार्किकता भी होती है, उच्च सृजनात्मकता भी होती है, उच्च प्रतिबद्धता भी रहती है। तो इसलिए यह दोनों ऑप्शन गलत हैं। बाकी यह जो है कि यह दोनों ऑप्शन नहीं सही हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसमें यही पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100 जो होता है। यह फार्मूला किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने, टर्मन ने, बिने ने कि गॉल्टन ने। तो देखिए यह जो फार्मूला देने वाले आपके थे वह आपके हैं, वह कौन है। तो यहाँ पर देखिए सही रूप में अगर बात किया जाए तो टर्मन ने 1916 ईस्वी में बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया था। परंतु इससे पहले जो है कि विलियम स्टर्न ने जो है कि वर्ष 1912 ईस्वी में मानसिक लब्धि का संप्रत्यय दिया था। तो यहाँ पर जो है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है या आपके टर्मन साहब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, टर्मन साहब ने दिया था। अगला प्रश्न है कि रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। इसके गणित के ग्रेड काफ़ी अच्छे हैं और रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है। तो रवि में कैसा संभावना है, यह चीज़ पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो रवि का बुद्धि परीक्षण किया गया तो आता है कि वह औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है और उसको जो है कि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड कम हैं। तो यहाँ पर देखिए उसको जो है कि उसको क्या हो रहा है कि उसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो इसलिए जबकि मैथ्स जो कैलकुलेशन वाला होता है तो इसलिए उसको कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं हो रही, वो अच्छे से क्वेश्चन को हल कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसको पढ़ने से संबंधित विकृति है, डिस्लेक्सिया है। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षा विधि के द्वारा दिया गया था। तो यह कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था, स्किनर ने, वुडवर्थ ने, क्रो एंड क्रो ने, गेट्स एवं अन्य ने। तो यहाँ पर जो देने वाले मनोवैज्ञानिक थे यह दिया था स्किनर साहब ने। जी हाँ दोस्तों, स्किनर ने ही कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन आपके स्किनर साहब ने दिया था। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों यह जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि रीड में बहुत से प्रश्न आपके रिपीट भी होते हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमको फॉलो कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है कि इस वीडियो का PDF वगैरह भी दे दिया जाएगा। तो इसलिए फॉलो ज़रूर करिए।
अगला प्रश्न है, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाएं और अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही कराया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो यह अधिगम का कौन सा प्रकार आपका हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है नकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण या शून्य स्थानांतरण। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यह जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। जी हाँ दोस्तों, यह सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। तो एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाएं हो रही हैं तो वह क्या कहलाएगा? द्वंद्व कहलाएगा, चिंता कहलाएगा, कुंठा कहलाएगा या दबाव कहलाएगा? तो यह जो आपका कहलाता है वह आपका क्या कहलाएगा? तो वह आपका द्वंद्व कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति में एक ही समय पर जो है वह दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो पुनर्बलन का सिद्धांत आपका होता है वह आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत होता है। जी हाँ दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी बोलते हैं और इसको देने वाले आपके बीएफ स्किनर साहब ने इसको दिया था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को जो दर्शा रहा है उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका, यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। तो देखिए, यह आपका जो है कि आंतरिक प्रेरणा नहीं होगा, क्योंकि यह जो है कि वह उपहार देख करके जो है कि उपहार उसको पाना है इसलिए वह मेहनत कर रही है। तो यह बाह्य अभिप्रेरणा हो गई, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन आपका दिया गया है इसमें कि उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके टीवी देख सकेगी। तो यह भी आपका बाह्य उत्प्रेरक हो गया, क्योंकि वह टीवी देखने के लिए काम को कर रही है, तो इसलिए आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन दिया गया है, इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर जो है कि रोशन करना चाहती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा यह भी आपका बाह्य प्रेरणा हो जाएगा, क्योंकि वह अपने स्कूल का नाम जो है कि जिले में रोशन करना चाह रही है, इसलिए वह बाह्य प्रेरणा होगी। अगला है, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करके जो है कि करने की रुचि रखती है। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है कि मेघा अपनी परियोजना कार्य करने के लिए विभिन्न स्रोतों का तलाश कर रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करना चाहती है। तो यह जो है कि रुचि रख रही है, इसलिए जो है कि डी वाला विकल्प सही होगा कि उसमें जो है कि यह आंतरिक अभिप्रेरणा का काम करेगा। तो यह डी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं थे? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर या बी एस ब्लूम आपके। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपके बी एस ब्लूम हैं इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। बाकी इसके अलावा जो यह तीनों मनोवैज्ञानिक कोहलर हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए या पावलोव हो गए, ये सब जो हैं इन्होंने जो है कि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसलिए यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है?
तो बार बार सजा से बचने और इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में जो है संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है या उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। बच्चों में लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है या बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका होगा वह हो जाएगा कि बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को जो है वह कम करेगा। अगर हम बच्चों को बार बार सजा से बचने के लिए और इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने को कहेंगे तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। यह बच्चों में प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करेगा, तो इसलिए डी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रति सप्ताह काम के घंटे निर्धारित हैं। तो कितना घंटा आपको काम करना आरटीई 2009 के अनुसार, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, तो यह इसके अनुसार कितने घंटे आपको काम करने हैं? 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे? तो देखिए इसके अनुसार आपको जो काम करने हैं वह 45 घंटे करने हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने घंटे? तो 45 घंटे आपको काम करने हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से क्या भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका अभिक्षमता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है कि आपका उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न जो होता है वह अभिक्षमता है, क्योंकि विश्वसनीयता उत्तम परीक्षण का ही वो है और वैधता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है। तो यह जो है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता है, बाकी अभिक्षमता इसमें नहीं होती है, तो यह डी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सबसे महत्वपूर्ण अध्यापक है, बच्चा है, विषय वस्तु है, वातावरण है? तो देखिए शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से सबसे जो महत्वपूर्ण आपका होता है वह आपका क्या होता है? वह आपका बच्चा होता है। जी हाँ दोस्तों, आगे ही डिसाइड है। शिक्षार्थी केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है तो उसमें बच्चा ही तो इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आपका बी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, तो एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में कैसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र करें? व्याख्यान सुन सकें, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सकें, या कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, या छात्रों और शिक्षक के पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे सही आंसर है वह डी वाला विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिससे छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सकता है, तो इसलिए डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है? एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, या एक अनुपयुक्त अनुसंधान, या एक शोध जिसके तत्काल समस्या को हल किया जा सके, या सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो अर्थ होता है वह आपका होता है एक शोध जिसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अनुमोदक की, सुविधादाता की, आधिकारिक की, या तानाशाह की? तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है वह सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य की बात करें तो क्या होता है? तो ऑप्शन है, बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है,
या सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए या उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वह डी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य ही होता है कि उस सीमा एवं प्रतिपुष्टि को प्रदान करना जहाँ तक जो है कि उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। तो डी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का सही वर्णन से मिलान करिए। तो यहाँ पर आपको सही वर्णन से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए विकास के सिद्धांत का नाम है और यहाँ पर सिद्धांत का वर्णन है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है वह आपका क्या दिया गया है, समीप दूराभिमुख दिशा। तो समीप दूराभिमुख दिशा किससे मिलाएंगे, तो इसका मिलान आपका हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि जो होती है यह आपका हो जाएगा डी के साथ। तो समीप दूराभिमुख दिशा यही हो जाएगी, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जो वृद्धि है। अगला इसमें है कि सिर पदाभिमुख दिशा। तो सिर पदाभिमुख दिशा आपकी क्या हो जाएगी, तो यह आपका हो जाएगा सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर हो जाएगा, ए वाले ऑप्शन के साथ चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं। तो अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताओं में आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। तो बी वाले के साथ हो जाएगा। अगला है सिद्धांत का वर्णन जो है, यह सिद्धांत का वर्णन आपका है सी वाले से हो जाएगा कि किसी एक बच्चे के विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरों से भिन्न हो सकती है। तो यह आपका जो है कि सी वाला हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। पहले वाले का डी हो जाएगा, दूसरे वाले का ए हो जाएगा, तीसरे वाले का बी हो जाएगा और चौथे वाले का आपका सी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विकास से की ओर बढ़ता है। तो विकास किस से किसकी ओर बढ़ता है, कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर या जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या साधारण से आसान की ओर। तो देखिए अगर हम बात करें तो विकास जो होता है यह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, विकास आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह 30 प्रश्न आपके सीडीपी के, वह आपका जो रीट 2022 का पेपर हुआ था लेवल 1 में, यह 30 प्रश्न आपके आए थे। और यह इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से सेम उठा के उसी तरह आ जाते हैं। तो इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। और दोस्तों एक काम और करिए कि यह जो हम आपको प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, आप इनसे क्या करिए कि जो भी टॉपिक से हम प्रश्न उठा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप देखिए और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ जाइए। जो भी टॉपिक से प्रश्न आए हैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ जाइए। और इस बार भी दोस्तों सेम टॉपिक से ही प्रश्न आएंगे। और जो आपका यह पेपर बनता है दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही बनता है, उन्हीं सभी टॉपिक से पूछा जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो गारंटी है कि दोस्तों 15 से 20 नंबर का आप स्कोर तो सिर्फ प्रीवियस ईयर से कर लेंगे। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोग हमको चैनल पर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरा प्रीवियस ईयर करवा देंगे इस चैनल पर। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से हमको फॉलो कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम पर जब हम यहाँ पर वीडियो में प्रीवियस ईयर करवा देंगे, साथ ही में वहाँ पर उसका PDF भी आपको दे देंगे, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो इसलिए वहाँ पर भी फॉलो ज़रूर करिए। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।